प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर एसी मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र व्यापार श्रृंखला में आज का जो हम विषय डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत ही रोचक विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार, इन दोनों के मध्य हम कैसे अंतर करें या वो क्या परिस्थिति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के मध्य भेद उत्पन्न करती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे साधारण आधारभूत जानकारी के ऊपर प्रश्नों का संकलन कर दिया जाता है और एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है इनके ऊपर। हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको यहाँ मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो, जो रोचक वीडियो हैं, वो आपको मिल सकें। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ में अपने मित्रों को शेयर करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप वीडियो को ध्यान से पूरा नहीं सुनेंगे, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप पाने में असमर्थ रहेंगे। हमेशा आधारभूत नॉलेज या बिल्कुल सामान्य स्तर पर जो आपका ज्ञान है, उसी आधार पर परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षा में, जहां विद्यार्थी याद करने की कोशिश करते हैं, न कि समझने की। तो आपको यहाँ समझना जरूरी है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार का एक अगर हम अवलोकन करें, एक दृष्टिकोण देखें, एक दृष्टि डालें, तो आंतरिक व्यापार, इंटरनल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या आंतरिक व्यापार या एक राष्ट्र में होने वाला व्यापार, क्या चीजें, ध्यान से देखिए, एक राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार, लिखा हुआ है स्पष्ट, राजनीतिक सीमा, यानी एक राष्ट्र की परिभाषा आप किससे करते हैं? उसकी राजनीतिक सीमाओं से, यानी उस देश की सीमाएं क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। इसलिए सरल शब्द में आप क्या कहेंगे कि एक राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार क्या है? आंतरिक व्यापार। और राजनीतिक सीमाओं से परे अन्य किसी राष्ट्र या विश्व के साथ होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब फिर इसको कैप्शन कर सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वस्तुओं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निहित सिद्धांत वही हैं जो आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करते हैं, आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करते हैं। यानी समझने की प्रयास करें हम कि आंतरिक व्यापार जिन घटकों या कारणों से होता है, वही कारण सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के घटक होते हैं। इसकी हम अब चर्चा करते हैं कि प्रश्न यही है कि वो कौन से घटक हैं जो एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र अथवा विश्व के राष्ट्रों के साथ व्यापार करने को प्रेरित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रेरित करने वाले घटक हमारे पास कौन से हैं। यहाँ देखिए, मैंने प्रयास किया है, आपको पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से मिल जाएंगे अगर आप अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैंने उनको संक्षिप्त करते हुए आपको 4 श्रेणी बताई हैं या 4 घटक बताए हैं जो राष्ट्रीय या आंतरिक व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग करते हैं या विभेद करते हैं उनके मध्य। पहला, कारक गतिशीलता, जो फैक्टर मोबिलिटी, उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता। दूसरा, उत्पाद या जो वस्तु है उसकी गतिशीलता, तो यहाँ मैंने लिखा फैक्टर मोबिलिटी, प्रोडक्ट मोबिलिटी। और तीसरा, आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की आर्थिक वातावरण है, किस प्रकार की आर्थिक प्रक्रियाएं हैं।
आर्थिक यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर मैक्रो घटक, माइक्रो बात नहीं है, मैक्रो। और चौथी चीज, हर राष्ट्र की मौद्रिक इकाई अलग अलग होती है, तो मौद्रिक इकाइयां। अब इन घटकों की हम विस्तृत चर्चा करते हैं और आपको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि कारक गतिशीलता या फैक्टर मोबिलिटी, इसके बारे में अगर हम चलें, वणिकवाद से चलें, तो वणिकवाद तो ये कहता था कि भाई दूसरे राष्ट्र से इसलिए व्यापार करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, प्रेशियस मेटल मिले, और जिसके पास ज़्यादा प्रेशियस मेटल होगा वही राष्ट्र धनी है। किंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी उस विचारधारा में, जो वणिकवादी विचारधारा थी, उसमें परिवर्तन करते हुए क्या कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा आंतरिक व्यापार का भेद उत्पत्ति के साधन की गतिशीलता द्वारा किया जा सकता है। यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स उत्पत्ति के साधन की गतिशीलता पर विचार करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। और मान्यता ये लेते थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र हमको ये बताता है कि उत्पत्ति के साधन एक राष्ट्र में पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। यानी पूंजी और श्रम एक राष्ट्र में पूर्णतः गतिशील होना, ये उनकी प्राथमिक कल्पना थी, जिसके आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राष्ट्रीय व्यापार को पृथक किया। अब पूर्ण भौगोलिक गतिशीलता जो है संभव एक राष्ट्र में तो हो जाएगी, मतलब एक राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु या सेवा का जाना संभव है, न तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्र में क्या परिकल्पना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स इस बात की परिकल्पना करते थे या कल्पना करते थे कि एक राष्ट्र में पूर्ण भौगोलिक गतिशीलता पाई जाती है, और उसके परिणाम क्या होता है, उत्पत्ति के साधन को जिस स्थान पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उत्पत्ति के साधन को जिस स्थान पर अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी जहां उसको अधिकतम प्रतिफल मिले या उसको अधिकतम कीमत मिले उत्पत्ति के साधन को, वो उधर आसानी से चला जाएगा। यानी उसकी गतिशीलता में कोई अवरोध नहीं होगा, और उत्पत्ति के साधनों की कीमत और वस्तुओं की कीमत में संतुलन का स्थापना हो जाती है। उसके कारण ऐसा उनका मानना था। हम यहाँ फिर कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित जो मत है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यूज है कि राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं को पार करने में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आप जाएंगे तो आप्रवासन कानून, इमिग्रेशन लॉ व्यवधान उत्पन्न करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहा कि दूसरे राष्ट्र में जाने में दूसरे राष्ट्र की जो कानूनी बाधाएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, और यही जो है व्यवधान ही उत्पादन लागतों में अंतर उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी कि जब वो दूसरे राष्ट्र में जाने में दिक्कत हो रही है, तो एक राष्ट्र में तो उत्पत्ति का साधन, यानी अगर हम जैसे किसी भारत और नेपाल, भारत और पश्चिमी राष्ट्रों का ही उदाहरण जो पहले रहे, तो भारत में क्या है, श्रम सस्ता है क्योंकि श्रम की प्रचुरता है, जबकि पश्चिमी राष्ट्रों में किसकी प्रचुरता है, पूंजी की प्रचुरता है। तो यहाँ से अन्य राष्ट्र में श्रम का प्रवसन हो सकता है या माइग्रेशन हो सकता है। तो इमिग्रेशन लॉज हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स विदेशों में जाके काम करते हैं। ये आपके सामने उदाहरण समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो, क्योंकि हमारे पास श्रम की जो कीमत है, यानी मांग पूर्ति की दशाएं में श्रम ज़्यादा होने के कारण, चाहे वो हमारा प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित श्रम हो, तो उसमें अंतर आता है। पुनः दूसरा जो कारण मुख्य माना जा सकता है कि उत्पादन गतिशीलता, यानी जो भी वस्तु है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसमें, एक राष्ट्र में सुगमता से जा सकती है, आसानी से जा सकती है। और ये गतिशीलता में सिर्फ एक ही अंतर उन्होंने देने का प्रयास किया
कि यातायात लागत या परिवहन लागत का अंतर आता है। तो जो इसको जो कारण बताया कि उत्पादन कीमत में जो परिवर्तन होता है, उत्पाद की कीमत में या प्राइस में या किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन मात्र क्लासिकल इकोनॉमिक्स किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, परिवहन लागत को। और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के प्रश्न, आपकी प्रतियोगिताओं के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में यहाँ दो शब्द मैं समावेशित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने शब्द दिया प्राकृतिक अवरोध, नेचुरल बैरियर, और मानव निर्मित अवरोध। यदि हम इकोनॉमिक थॉट की बुक्स को देखें तो वहाँ हमको ये नेचुरल बैरियर और मैन मेड बैरियर दोनों हमको शब्द पढ़ने को मिल जाते हैं। तो परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्राकृतिक अवरोध किसको मान रहे थे, मात्र यातायात लागत को, जबकि मानव निर्मित अवरोधों में किसको सम्मिलित किया, आयात निर्यात, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, कोटा, गैर टैरिफ अवरोध, विनिमय नियंत्रण। देखिए मैंने लिखा है मानव निर्मित अवरोध। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि आयात, निर्यात, गैर ट्रैफिक और विनिमय नियंत्रण इत्यादि ये सब क्या चीज़ है, मानव निर्मित है। तो ये जो मानव निर्मित अवरोध हैं, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक या राष्ट्रीय व्यापार में अंतर होता है। क्योंकि जब भी किसी अन्य राष्ट्र के साथ आपका व्यापार करने की बात आएगी तो आयात निर्यात शुल्क हैं, कोटा है, टैरिफ है, विनिमय नियंत्रण और कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। तो इन बाधाएं आना ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार के मध्य अंतर प्रकट करता है। तो प्रश्न फिर यही कहूँगा कि नेचुरल बैरियर और मैन मेड बैरियर के ऊपर भी अक्सर अदृश्य रूप से आपको प्रश्न कर लिया जाता है और आप ये नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से, इन दोनों शब्दों को कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है। इसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरी चीज़ आर्थिक वातावरण। हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए अलग अलग तरह की नीतियाँ होती हैं। मौद्रिक नीति होती है, कीमत नीति होती है, राजकोषीय नीति होती हैं। तो ये हर राष्ट्र की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। तो इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या कह सकते हैं, आर्थिक वातावरण कह सकते हैं। और इन तीनों प्रकार की परिस्थितियों में हम यही कहें कि कानूनी व्यवस्था कह लें उसको, बैंकिंग व्यवस्था कह लें, कारक यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमत कह लें, उत्पादन तकनीकी का समावेश, संसाधनों की उपलब्धता जिनसे उत्पादन किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, कारक अनुपात इत्यादि ऐसी घटक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर प्रस्तुत करते हैं। पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन राष्ट्र की प्रबंधन व्यवस्था से पृथक होता है। दोनों में पृथक पृथक राष्ट्र में पृथक पृथक व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। और चौथा अंतिम पॉइंट जो हमने लिया था, मौद्रिक इकाइयाँ। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की इकाई, जो मौद्रिक इकाई है, वो भिन्न भिन्न अलग अलग होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं इकाइयों की भिन्नता के कारण भी होता है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे राष्ट्र से आयात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसकी मौद्रिक इकाई में भुगतान करना पड़े, तो आपके निर्यात भी इस प्रकार से होंगे कि आपने उसकी मौद्रिक इकाई को अपने पास लिया। तो ये सारी आगे चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लेक्चर्स में, जिनमें हम विस्तार से करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार कैसे एक दूसरे से एक प्रकार की प्रवृत्ति रखते हुए भी अलग अलग होते हैं। धन्यवाद।